हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस चैप्टर 8 क्लास 10th साइंस का शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमने चैप्टर 7 में देखा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। उससे पहले हमने देखा लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। ठीक है, तो एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि भाई इंसान को जीने के लिए ये सारी लाइफ प्रोसेसेस और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, है ना। सारी लाइफ प्रोसेसेस चलनी चाहिए, रेस्पिरेशन होना चाहिए, एक्सक्रीशन होना चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, है ना। मगर आती है अब बात रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन क्या होता है? एक नया इंडिविजुअल क्रिएट करना, ठीक है, अपने जैसा ही। यानी जब चमगादड़ रिप्रोड्यूस करेगा तो एक नया चमगादड़ प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है मेरे पास या हमारे पास कि हमें ज़रूरत क्या पड़ती है रिप्रोड्यूस करने की। देखो, रिप्रोडक्शन जो है वो एक एनर्जी टेकिंग प्रोसेस है। ठीक है, एनर्जी लूजिंग प्रोसेस है। एनर्जी यहाँ पे रिड्यूस होती है पर्सन की, है ना। तो ऐसा करने से करना क्यों चाहिए, रिप्रोड्यूस क्यों करना चाहिए जब इंसान के सर्वाइवल के लिए सारी चीज़ें फुलफ़िल हो रही हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, मतलब पहला आंसर जो है इसका काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि अगर इंसान रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो उसकी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ। एग्ज़ाम्पल के लिए देखो कि अपने आसपास जो भी चीज़ देखो तुम, है ना, जितने भी जानवर हैं, पंछी वगैरह, जो जो भी देखोगे तुम लिविंग थिंग, उन्होंने कहीं ना कहीं रिप्रोड्यूस करके ही बने होंगे वो। सही बात है। और अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ होता तो उनकी एग्जिस्टेंस ही नहीं होती। जैसे मैं अगर किसी हाथी को देखता, चलो हाथी, है ना। अब वो हाथी क्यों दिख रहा है? क्योंकि उनके पेरेंट्स ने रिप्रोड्यूस किया होगा उसको, है ना। तो इस प्रोसेस का होना हमारी एग्जिस्टेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए ये प्रोसेस जो है वो एक मेजर रोल प्ले करता है सर्वाइवल एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए। ठीक है, तो डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ? पहला सवाल आता है, क्या ऑर्गेनिज्म एग्जैक्ट कॉपी अपनी जैसे बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर बट दे बॉडी डिज़ाइन आर सिमिलर। ठीक है, बॉडी डिज़ाइन सिमिलर होता है। डिज़ाइन आर सिमिलर, द ब्लूप्रिंट ऑफ दिस डिज़ाइन शुड बी सिमिलर, है ना। तो रिप्रोडक्शन इज़ द मोस्ट बेसिक लेवल विच इन्वॉल्व मेक कॉपीज ऑफ ब्लूप्रिंट ऑफ द बॉडी डिज़ाइन। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई कि देखो, जब हमारा मैकेनिज़्म वही है तो जो नया क्रीचर बनेगा उसका भी बॉडी डिज़ाइन ऐसा ही होगा। तो क्लास 9th में हमने क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा था, है ना, कि वी लर्न दैट क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रैवल करती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में डीएनए की फॉर्म में, यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल की फॉर्म में। तो डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज़ द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन। ठीक है, वो प्रोटीन बनाने का इन्फॉर्मेशन सोर्स है। और अगर इन्फॉर्मेशन चेंज होती है तो प्रोटीन अलग तरीके का बनेगा। डिफरेंट प्रोटीन जो है वो अल्टर कर देंगे बॉडी डिज़ाइन को। ठीक है, स्टार्ट होता है स्मॉल से और बिग होता है चेंज। Therefore, a basic event in reproduction is the creation of DNA copy. आप समझो कि बेसिक इवेंट जो है वो क्या है रिप्रोडक्शन का, कि डीएनए की कॉपी बनना। ठीक है, पेरेंट्स के डीएनए जो हैं वो चाइल्ड में जाएंगे। सेल यूज़ केमिकल रिएक्शन टू बिल्ड कॉपीज़ ऑफ देयर डीएनए। ठीक है, तो डीएनए की कॉपी करने के लिए केमिकल रिएक्शन होते हैं। दिस क्रिएट 2 कॉपीज़ ऑफ डीएनए इन द रिप्रोड्यूसिंग सेल and they will need to be separated from each other. However, keeping one copy of DNA in the original cell and simply pushing the other one out would not work, because the copy pushed out would not have any organized cellular structure for maintaining life processes. ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि एक कॉपी बनाई, एक को वहीं रहने दी, एक को यहाँ आ गया। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाएगी सेल्यूलर जब तक स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। तो डीएनए कॉपिंग इज़ अकम्पनीड बाय क्रिएशन ऑफ एडिशनल सेल्यूलर अपर्चर। ठीक है, तो जब डीएनए कॉपी बनती है ना, तो सिर्फ डीएनए नहीं कैरी होता, एक सेल्यूलर स्ट्रक्चर बनता है बढ़िया से। देन द डीएनए कॉपी सेपरेट्स ईच विद इट्स ओन सेल्यूलर अपर्चर। तो अब एक तरह से सेल डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इफेक्टिवली सेल डिवाइड टू गेट राइज ऑफ 2 सेल्स। तो एक सेल जो है वो डिवाइड होता है, टूट के 2 बनता है, क्योंकि हम सिर्फ डीएनए नहीं ट्रांसफ़र कर सकते। ये डीएनए जो है उसको सेल्यूलर स्ट्रक्चर की ज़रूरत है। ठीक है, पूरे सेल की ज़रूरत है, तो सेल डिवाइड होता है। दीज आर 2 सेल्स ऑफ कोर्स सिमिलर बट
are they likely to be absolutely identical? The answer to this question will depend on how accurately the copying reaction involved occur. No biochemical reaction is absolutely reliable, है ना. तो ऐसा नहीं बोल सकते कि जो दो सेल टूटेंगे वो क्या एकदम एग्जैक्ट सेम होंगे, या डीएनए जो होगा एग्जैक्ट सेम होगा. नहीं कह सकते ऐसा, ठीक है. एक हद तक हो भी सकता है, मगर होने के चांसेस जो हैं वो टोटली क्या है, प्रोबेबल हैं, ठीक है. Therefore, it is one of the expected that the process of copying DNA will have some variation each time. तो यही होता है, DNA कॉपी होते समय कुछ वेरिएशंस होते हैं. As a result, the DNA copy generated will be similar but may not be identical to the original. ठीक है. तो ओरिजिनल के सिमिलर हो सकता है, मगर आइडेंटिकल एग्जैक्ट सेम नहीं हो सकता है ना. सम ऑफ दिस वेरिएशन माइट बी सो डायरेक्टिक दैट द न्यू डीएनए कॉपी कैन नॉट वर्क विद द सेल्यूलर अपैरेटस इट इनहेरिट्स. तो देख रहे हो, मतलब जो जो सेल्टर मिला है उसको, सेल्यूलर सेल्टर मिला है जो उसको, वही तक नहीं ले पा रहा हो, इतना डीएनए में मॉडिफिकेशन आ गया, उसमें सर्वाइवल, उसका एग्जिस्टेंस जो है वो उसका वेरिएट कर गया. सच ए न्यू बॉर्न सेल विल सिंपली डाई. तो ऐसे सेल क्या कर देंगे, डाई हो जाएंगे. देख रहे हो कितना वेरिएशन होता है. One on the other hand, there could be still be many other cells which simply die. On the other hand, there could still be many other variation in the DNA copy that would not lead to such drastic outcome. ठीक है. तो ऐसा नहीं होता सारे सेल डाई कर जाएंगे, कुछ सेल डाई हो जाएंगे, कुछ बच जाएंगे, है ना. Thus the surviving cell are similar too, but subtly different from each other. This inbuilt tendency for variation during reproduction is the basis of evolution, एज़ वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट चैप्टर. ठीक है. तो इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं हम. फ़िलहाल ये बात ध्यान रखना, जो सेल टूट के बचेंगे, कुछ बच जाएंगे, वो थोड़े बहुत डिफरेंट होंगे एक दूसरे से, और यही जो है वो हमारी इवोल्यूशन का एक एक्सपेक्ट है ना. द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन. वेरिएशन की क्या ज़रूरत पड़ेगी भाई, बताओ. पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विल वेल डिफाइंड प्लेस और नीच इन द इकोसिस्टम यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस. ठीक है. तो नीच मतलब एक कहते हैं कि जैसे एक पर्टिकुलर स्लॉट हो गया, जैसे हम इंसानों का है, फिर वहाँ एक ज़ेब्रा का अलग स्लॉट है ना, ऐसा कुछ. द कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, है ना. तो डीएनए की कॉपिंग की टेंडेंसी जो है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, है ना, मेंटेन होनी चाहिए, क्योंकि उसी से रिप्रोडक्शन पॉसिबल है. रिप्रोडक्शन इज देयरफॉर लिंक टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज़. ठीक है. तो ये डीएनए की रिप्रोडक्शन जो है वो पॉपुलेशन की स्पीशीज़ को मेंटेन करने के काम आता है. तो डीएनए का किस तरह से डिवाइड होना ये हमारे हाथ में नहीं है, टोटली क्या है, प्रोबेबल है. However, niches can change because of reason beyond the control of similar of the organism. टेम्परेचर ऑन अर्थ कैन गो अप एंड डाउन, वाटर लेवल. हाँ, तो देखो ये चीज़ थोड़ा वो होता है, क्योंकि क्या होता है, जिस प्रकार से इंसान जिस एटमॉस्फेयर में रह रहा होता है, ठीक है, कुछ लोगों को जो है गर्मी सहने की आदत होती है, क्योंकि उनमें कुछ ऐसा डीएनए की वजह से भी हो सकता है, ये फैक्टर है ना. और फैक्टर भी होते हैं, मगर डीएनए की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत ठंड में भी उसको ज़्यादा ठंड नहीं लग रही, या वो सह पा रहा है ना. तो टेम्परेचर ऑन अर्थ, ये सब फैक्टर हैं कि या मीटियोर हिट कर दे. इफ़ अ पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म विल सूटेबल फॉर अ पर्टिकुलर नीच, इट विल बी डायरेक्टली अल्टर्ड. Suitable for a particular niche, and if the niche was drastically altered, the population could wipe out. However, if some variation were to be present in the few individual in the population, they would have some chances of survive. Thus, if there was a population of bacteria living in the temperate water, and if the water temperature were to be increased by global warming, most of the bacteria would die, है ना. तो देखो कितना अच्छा समझाया इन्होंने. इसी तरह से आजकल कोविड भी छा रहा है ना. तो हो क्या रहा है, देखो, अगर मान लो तुम्हारे पास एक बैक्टीरिया है, उनको ठंडे पानी में रहने की आदत है, तुमने टेम्परेचर को गर्म कर दिया, अब क्या होगा, मैक्सिमम बैक्टीरिया डाई कर जाएंगे, मगर कुछ जो होंगे वो उस पानी के लिए रेजिस्टेंस ले लेंगे, यानी अपने अंदर क्षमता रख लेंगे कि हम गर्म पानी में भी जी सकते हैं, और वो मिलके अपनी एक नई सोसाइटी जनरेट करेंगे, जो बैक्टीरिया गर्म पानी में रहने वाले हैं, है ना. इंसानों में ऐसा नहीं मैं बता सकता, क्योंकि इंसान जो है एक मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, मगर बैक्टीरिया के रूप से हमें काफ़ी कुछ देखने को समझने को मिलता है, किस तरह रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है. ठीक है. वेरिएशन इज़ दस यूजफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़. तो वेरिएशन जो है वो काफ़ी ज़रूरी है ना.
ऐसा नहीं एग्जैक्ट सेम रखना तो से कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। यानी जो हमारी नई पॉपुलेशन है, जो हमारी आने वाली पॉपुलेशन है, अगर यहाँ पे सर्दी ज़्यादा पड़ती है या कुछ कुछ भी होता है, पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, तो उसके खिलाफ रजिस्ट करने का एक वेरिएशन आ सकता है हमारे में, है ना। क्वेश्चन आंसर को बाद में करेंगे। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो सिंगल ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, वो क्या करते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द वे हैविंग, चलो सीधा शुरू करते हैं फिजन से। फिजन क्या होता है, ठीक है। फॉर यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर मतलब यूनि मतलब एक, मल्टी मतलब बहुत सारे, तो एक ही सेल हो जिसमें, वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। सेल डिवीजन और फिजन, ठीक है। सेल को डिवाइड करने को फिजन बोलते हैं, छोटा सा वे में बता दिया। लीड्स टू क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, है ना। मैनी डिफरेंट पेरेंट्स ऑफ फिजन हैव बीन ऑब्जर्व्ड। Many bacteria, protozoa simply splits into two equal halves during cell division. In organisms such as amoeba, the split of the two cell during division can take place in any time, है ना। तो देखो, जो हमारे शरीर के अंदर सेल डिवाइड होते हैं, वो यहाँ पे इकलौता सेल होता है ना, जिसका नाम होता है हमारा बैक्टीरिया हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है। अब वो जब डिवाइड करता है, जैसे ऑर्गेनिज्म है अमीबा, तो स्प्लिटिंग ऑफ टू सेल्स ड्यूरिंग डिवीजन कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन, ठीक है, किसी भी प्लेन में हो सकता है। देखो किस तरह से पहले तो न्यूक्लियस डिवाइड करने को, न्यूक्लियस इलोंगेट हुआ, और धीरे धीरे करके ये टू इंडिविजुअल में डॉटर्स में टूट गए, है ना। However, some unicellular organisms show somewhat more organization of their body, such as leishmania, जैसे कि आपको काला जार जिसने कॉज करा था, क्लास 9th में भी देखा था हमने, which have a wipe-like structure at the one end. In such organisms, binary fission occur in a definite orientation and is related to this structure. The other thing, अच्छा देखो, पहले लेशमीनिया के बारे में देख लो। तो इसमें क्या होता है, देखो जैसे ये जो है, इनका बाइनरी फिजन का तरीका ही अलग होता है ना। तो ये यहाँ पे लास्ट में देखो किस तरह से डिवाइड हुए, और फाइनली हमारा दूसरा स्ट्रक्चर भी बन गया, है ना। तो इनकी ओरिएंटेशन जो होती है वो अलग होती है। अदर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म सच एज मलेरिया, पैरासाइट, प्लाज्मोडियम डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली बाय मल्टीप्लाइंग, है ना। तो ये क्या करते हैं, बहुत सारे डॉटर सेल बना देते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। यीस्ट ऑन द अदर हैंड कैन पुट सम बर्ड्स, है ना। तो यीस्ट के बारे में मैंने आपको शायद बताया था, कहाँ पे, एनारोबिक रेस्पिरेशन में, याद हो तो, है ना। और इसका हिंदी में नाम क्या था यार, एक मिनट सोचने दो। खमीर, खमीर था, है ना, खमीरा बोलते हैं, खमीर बोलते हैं, है ना। तो ये जो है ये बडिंग करता है। अब बडिंग इन यीस्ट दिखाते हैं आपको, शायद इसमें डायग्राम भी होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। चलो नहीं है। तो देखो यीस्ट में क्या होता है, बर्ड बनते हैं। जैसे मान लो कि एक आलू है ना, आलू में ऐसा होता तो नहीं है, मगर मैं आपको बता रहा हूँ। यीस्ट, अगर यीस्ट का सेल एक आलू जैसा है, तो उसके ऊपर छोटा सा आलू बनेगा, फिर बड़ा होता जाएगा, दो आलू हो जाएंगे, है ना, ऐसा कुछ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे थे हम। हाँ, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स विद रिलेटेड सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड कैन स्टिल वर्क, है ना। जैसे स्पायरोगायरा है, तो सिंपली ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैचुरेशन, दिस पीसेस और फ्रेगमेंटेशन ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। तो स्पायरोगायरा का चक्कर क्या है, तो हमें तोड़ दो, हम दो हो जाएंगे, ऐसा कुछ, है ना। मतलब तुम स्पायरोगायरा मैचुरेशन के टाइम पे तुम्हारे, जैसे कहते हैं काई जम जाती है ना, अब तुम काई को तोड़ दोगे तो बीच दो काई के टुकड़े जो हैं वो अपना ग्रुप खुद बना देते हैं, यानी और बड़े हो जाएंगे, और तोड़ोगे और बन जाएंगे, है ना, ऐसा कुछ। स्पायरोगायरा एक एग्जांपल है। दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, है ना। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पायरोगायरा है, तो ऐसा सिर्फ स्पायरोगायरा के साथ होता है और औरों के साथ नहीं होता। दे कैन नॉट सिंपली डिवाइड बाय सेल बाय सेल, ऐसा सेल बाय सेल नहीं होता। द रीज़न इज़ दैट मैनी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर नॉट सिंपली अ रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल, स्पेशलाइज सेल्स आर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ऐसा नहीं है कि, देखो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनका भी जो है शुरुआती दौर होता है। अब हमारे शरीर में सारे सेल्स थोड़ी इस काम के लिए बने हैं, कुछ सेल्स तो स्पेसिफिक वे में लगे हैं ना।
यानी उनका एक अलग ही काम है। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सारे सेल डिवाइड होंगे? द रीज़न इज़ दैट मैनी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, तो रैंडम सेल से बने हैं। स्पेशलाइज सेल्स आर ऑर्गेनाइज एज टिश्यू, और टिश्यू जो है ऑर्गन्स बनाते हैं, और फिर जाके ऑर्गन सिस्टम वगैरह चलता है। तो सेल बाय सेल डिवीजन वुड बी इम्प्रैक्टिकल, तो सेल बाय सेल तो इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देयरफॉर नीड टू बी यूज मोर कॉम्प्लेक्स वे ऑफ रिप्रोडक्शन। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं उनका एक कॉम्प्लेक्स वे अलग ही चलता है। द बेसिक स्ट्रैटेजी यूज बाय मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज दैट द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल परफॉर्म डिफरेंट स्पेशलाइज फंक्शन. Following this general pattern, reproduction in such organism is also the function of specific cell type. जाहिर सी बात है। अब देखो, मैंने तुम्हें बोला कि लीवर के सेल्स का काम जो है वो अलग है हमारे किडनी के सेल के काम से, है ना। तो तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो फिर? रिप्रोडक्शन करने के लिए कैसे सेल होंगे? वो भी एक स्पेसिफिक सेल होंगे, है ना। उनका काम ही सिर्फ रिप्रोडक्शन करना होगा, है ना। तो या रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होना, या स्टार्ट करना, या डिवाइड करना हो, है ना। तो ऐसे स्पेसिफिक सेल्स होंगे। तो हाउ इज़ द रिप्रोडक्शन कैन बी अचीव फ्रॉम अ सिंगल सेल टाइप? तो कैसे हो सकता है भाई, सिंगल सेल टाइप से कैसे होगा? द आंसर इज दिस इज दैट मस्ट बी अ सिंगल सेल टाइप इन द ऑर्गेनिज्म दैट इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग, proliferating and making other cell types under the right circumstances. यानी वो सेल जो होना चाहिए वो हाईली स्पेशलाइज्ड होना चाहिए, और खुद डिवाइड हो, खुद अपने आप को डेवलप कर पाए, और बाकी सेल्स को एक्यूमुलेट भी कर पाए, खुद बना जनरेट भी कर पाए। ठीक है, तो जनरेट से नई बात आती है हमारी रीजनरेशन पे। Many full differentiated organisms have the ability to give rise to new individual organism from their body parts. ठीक है, तो कुछ होते हैं अपने बॉडी पार्ट से नए ऑर्गेनिजम्स को जनरेट करते हैं। दैट इज़ इफ़ द इंडिविजुअल इज समहाउ कट और ब्रोक अप इनटू मैनी पीसेस, मैनी ऑफ दिस पीसेस ग्रू इनटू सेपरेट इंडिविजुअल। फॉर एग्जांपल इन हाइड्रा और प्लेनेरिया कैन बी कट इनटू नंबर ऑफ पीसेस एंड ईच पीस कैन ग्रो इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स। तो इसको रीजनरेशन कहते हैं। देखो, स्पायरो गारा जो था उसमें भी एक टाइप का उसमें फ्रेगमेंटेशन हो रहा था, है ना। उसके फ्रेगमेंट्स जो हैं वो बना रहे थे। यहाँ रीजनरेशन हो रहा है कि अगर हम स्पेसिफिक एरिया को कट करते हैं तो वो रीजनरेट कर जाता है, जैसे हमारा लीवर भी है ना। तो ये जो है रीजनरेशन इज़ कैरिड बाय स्पेशलाइज सेल, ये कुछ खास सेल ही करते हैं जो कि पॉलीफिलेट करते हैं। और फ्रॉम दिस मास ऑफ सेल डिफरेंट सेल्स अंडरगो चेंजेस टू बिकम वेरियस सेल टाइप्स एंड टिश्यूज़। ठीक है, तो जैसे आपको एग्जांपल दिखा दें हाइड्रा का, यहाँ पे देख रहे हो किस तरह से उसके 3 टुकड़े हुए, और हर एक टुकड़ा जो है एक नए इंडिविजुअल में बन गया, है ना। तो ऐसा सेल्स की टेंडेंसी होती है जो कि नया ऑर्गेनिज्म जनरेट कर पाए। हाँ, बर्डिंग देखो लिखा हुआ है, हाँ, बर्डिंग का भी एग्जांपल दे रखा है। तो ऑर्गेनिज्म सच इज हाइड्रा यूज। अच्छा, ये जो है ये प्लेन एरिया था। प्लेन एरिया क्या करता है? रीजनरेट करता है जो बॉडी पार्ट को कट करा गया है ना। बर्डिंग में क्या होता है? हाइड्रा यूज रीजनरेटिव सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका बर्ड डेवलप हो जाएगा जो कि टाइनी इंडिविजुअल होगा, है ना। और फिर वो पेरेंट से बॉडी से डिटैच हो जाएगा एज अ न्यू इंडिविजुअल। देखो यहाँ पे किस तरह से बर्ड बन रहा है ना। और एक टेंटिकल्स को छोड़ो, नीचे बर्ड देखो, है ना, बर्ड बन रहा है और नए इंडिविजुअल बनने की कोशिश हो रही है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, अब इस चीज़ का फ़ायदा होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में। देखो, देयर आर मैनी प्लांट्स इन विच पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स undergo appropriate condition. Unlike in most animals, plants can indeed use such a mode of reproduction. ठीक है, एनिमल्स को तो छोड़ो, मतलब एनिमल ज़्यादा नहीं करते हैं, मतलब करते ही नहीं होंगे क्या, है ना। मगर प्लांट जो है ऐसा कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं कि मान लो अगर आपने किसी प्लांट का स्टेम तोड़ा, और हम क्या करते हैं, आधा पौधा लेते हैं, मतलब एक पौधा बन रखा है, ठीक है, आधा लेते हैं उसको तोड़ देते हैं और कहीं और उगाते हैं, और नया उग भी जाता है ना। जैसे मनी प्लांट में हम कभी कभार करते हैं कि हमारा मनी प्लांट बन गया, हमने ऊपर से एक टहनी तोड़ी पत्ते वाली और नया बना दिया। तो ऐसा हम करते हैं दूसरी चीज़ों के, जैसे शुगर केन, रोज़, ग्रेप्स, एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए भी।
स्टेम, रूट या लीव्स में से कुछ भी तोड़ के नई सही सर्कमस्टेंसेज में करो तो नया प्लांट उग जाता है. प्लांट रेज बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बियर फ्रूट्स एंड फ्लावर्स अर्लियर देन द प्रोड्यूस फ्रॉम सीड. सही बात है. अब तुम एक बीज को बोने का समय देखोगे, है ना. बीज बोएगा, बड़ा होगा, और तब जाके जैसे बच्चा है ना, अब वो पढ़ लिख के बड़ा हुआ, पूरी क्लासेस करेगा 12 साल तक, उसके बाद कॉलेज जाएगा, फिर कमाएगा, है ना. यहाँ पे डायरेक्ट हो रहा है. क्या हो रहा है यहाँ पे, किसी और का यहाँ पे बच्चा बच्चा मत सोचो. यहाँ सोचो प्लांट के पार्ट की बात हो रही है ना. जैसे किसी शुगर केन, किसी बड़े शुगर केन का पार्ट लिया, एक पार्ट ले लिया, उसको कहीं और बोया हमने, वहाँ से नया शुगर केन उगना शुरू हो गया. समझे, यानी कितना समय बच गया, है ना. एकदम हमने उसके डेवलपमेंट में ही काम शुरू कर दिया. कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स. तो सच मेथड ऑल्सो मेक पॉसिबल फॉर प्रोपोगेशन ऑफ, जैसे बनाना, है ना, ऑरेंज, रोज एंड जैस्मिन दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड. तो देखो, जब हम बोलते हैं कि ऑरेंज, ये जब अपने कैपेसिटी खो देते हैं नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने की, तो हम ये सारे मेथड का यूज़ करते हैं ना. अनदर एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज दैट ऑल प्लांट प्रोड्यूस आर जेनेटिकली सिमिलर इनफ टू द पेरेंट प्लांट टू हैव ऑल इट्स कैरेक्टरिस्टिक. तो जाहिर सी बात है, जो नए प्लांट होंगे वो पेरेंट्स के बहुत ही जेनेटिकली सिमिलर होंगे, है ना, क्योंकि एग्जैक्ट सेम से कॉपी हुआ है ना. तो ये देखो बर्ड आ रहे हैं किस पे, ब्रायोफिल्म पे. ठीक है, पूछा जाता है ब्रायोफिल्म किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है. तो बर्ड्स प्रोड्यूस इन द नोचेस अलोंग द लीफ मार्जिन ऑफ बायोफिल्म फॉल ऑन द सॉइल एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट. ठीक है, तो नया प्लांट इस तरह से बनता है. टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर क्या होता है भाई, पूछा जाता है पेपर में, पूछ भी सकते हैं. इन टिश्यू कल्चर न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यूज और सेपरेटिंग सेल्स फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट. तो हम क्या करते हैं टिश्यू कल्चर में, नए प्लांट को ग्रो करते हैं. कहाँ से, ग्रोइंग टिप से. मान लो कि तुम्हारा पौधा उग रहा है, तुम्हारी 3-4 टहनियाँ आ गई, है ना. एक टहनी जो है वो बड़े बड़े होके उसमें फूल लगेंगे, ये लगेंगे, तुम वहीं से इस तरह से काट दे रहे हो. ठीक है, और वहाँ से फिर तुम दूसरा उगा रहे हो. द सेल्स आर देन प्लेस्ड इन एन आर्टिफिशियल मीडियम वेयर दे डिवाइड रैपिडली टू फॉर्म स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स और कैलस. तो देखो इस तरह से भी हो सकता है कि चलो टहनी वहनी तो हो गई, ये तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आ गया. यहाँ पे टिश्यू कल्चर की बात हो रही है. ठीक है, सेल्स निकाले जा रहे हैं. ठीक है, इसलिए यहाँ पे कोई टहनी का मत सोचना, तो सेल्स की बात हो रही है ना. तो उन सेल्स को आर्टिफिशियल मीडियम में रखा जाता है, फिर वहाँ से वो आर्टिफिशियली ग्रो करते हैं, और द कैलस इज़ ट्रांसफर टू अनदर मीडियम कंटेनिंग हार्मोन्स फॉर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन. और उसको बढ़िया से जहाँ पे भी सारी कंडीशन दी जाती हैं उसको जो चाहिए होती हैं, द प्लांटलेट्स आर देन प्लेस्ड इनटू द सॉइल सो दैट दे कैन ग्रो इन मैन्योर मेच्योर प्लेस. ठीक है, इनटू मेच्योर प्लांट्स. तो वहाँ से फिर सीधा सॉइल में डाले जाते हैं जिससे कि इन मेच्योर प्लांट्स में ग्रो करें. मैनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम वन पेरेंट इन डिजीज फ्री कंडीशन, और दिस टेक्निक इज़ कॉमनली यूज्ड इन ऑर्नामेंटल प्लांट्स. ऑर्नामेंटल प्लांट्स में काम आते हैं, है ना. ऑर्नामेंट वैसे तो झुमके वगैरह होते हैं, मगर तुम्हें एक बार सर्च करना ऑर्नामेंटल प्लांट्स के बारे में. ठीक है, स्पोर्स फॉर्मेशन क्या होता है. इवन इन मैनी सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट कैन बी आइडेंटिफाइड. द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट डेवलप द ब्रेड above the hyphae of the bread mold, rhizopus, they are not reproductive part. On the other hand, the tiny blob on the stick structure are involved in रिप्रोडक्शन. ठीक है, जैसे तुम देखते हो ना ब्रेड के ऊपर क्या वो हो जाता है, जैसे ब्रेड भी बेकार हो, वैसे तो हम होने नहीं देते, मगर कुछ ग्रीन सा जम जाता है ना. राइजोपस होता है, ब्रेड बाउल्ड कहते हैं उसको, है ना. तो मगर कुछ पार्ट होता है उसमें जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस. ठीक है, राइजोपस में जो स्पोर्स होते हैं वो जो टाइनी, देखो टॉप पे देख रहे हो तुम, क्या है, ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर है. ब्लॉब यानी गोल, जैसे आर स्पॉन्जिया विच कंटेन सेल, जो सेल्स को कंटेन करता है, ये स्पोर्स को. और ये क्या करते हैं, राइजोपस बन जाते हैं. स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल दैट प्रोटेक्ट देम अंटिल दे कम इन कॉन्टैक्ट विद अनदर मॉइस्ट सरफेस एंड कैन बिगिन ग्रो. तो स्पोर्स निकलते हैं और ये फैल जाते हैं और धीरे धीरे पूरा सिस्टम बन जाता है नया, है ना. All the mode of reproduction that we have discussed so far allow new generation by creating
फ्रॉम सिंगल इंडिविजुअल, दिस इज नोन एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो खास बात ये है यहाँ पे क्या हुआ, एक इंडिविजुअल ही काम आया, है ना। तुम्हारे पास स्पोर्स है, तुम्हारे पास बर्डिंग है, तुम्हारे पास रीजनरेशन है, यहाँ पे सिर्फ एक ही काफ़ी है ना, यानी एक इंडिविजुअली काफ़ी है, तो उसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। असेक्सुअल यानी सिर्फ सिंगल सेक्स का होना, ठीक है। सेक्स यानी एक तरह से इंडिविजुअल या एक पेरेंट वन पेरेंट ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा, अभी तक देखे जितना भी हुआ, सब में एक पेरेंट ही इन्वॉल्व था। एक बार तुम्हें दिखा देता हूँ, जैसे स्पोर फॉर्मेशन में सिर्फ स्पोर्स काम करा रहे थे, बर्डिंग में भी सिर्फ ब्रायोफिल्म काफ़ी था, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यहाँ पे प्लेनेरिया में रीजनरेशन होना, ठीक है, ये सारी चीज़ें, फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी फिजन, है ना, बाइनरी फिजन अमीबा। तो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है, वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।